हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशंस के बेसिक्स जान लिए थे और इस वीडियो में हम मोनेरा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, मैं स्लाइड चेंज कर दूं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर दी मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि मोनेरा में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेंबर हैं वो बैक्टीरिया होंगे और जो बैक्टीरिया हैं वो मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, देन इसके बाद ये बताया गया है कि जो बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी शेप और साइज़ के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो सर्कुलर होंगे, सर्कुलर मतलब स्फेरिकल होंगे तो उनको कोकस कहा जाएगा, कोकस। जैसे आपने स्ट्रेप्टोकोकस सुना होगा, तो वो इसी के अंडर में आता है। देन अगर रॉड शेप होगा तो बैसिलस, और अगर स्पाइरल शेप हुआ तो स्पाइरिला, और कॉमा शेप हुआ तो विब्रियो। ठीक है, देन देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वैसे तो वो काफ़ी सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल से स्ट्रक्चर थे। स्फेरिकल था, रॉड शेप था, स्पाइरल था, ठीक है, कॉमा शेप था। तो स्ट्रक्चर तो काफ़ी सिंपल है, बट जब हम देखेंगे तो ये इनकी जो मेटाबॉलिक, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। इनका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इनके खाने पीने में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होंगे, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होंगे, ठीक है, और फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होंगे, और प्रोटिस्टा कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। लेकिन उनमें ये था कि प्रोटिस्टा सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होंगे तो फोटोसिंथेटिक ही होंगे। लेकिन मोनेरा में हमने पढ़ा था कि ये हर तरह की फूड हैबिट शो करते थे। ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते थे और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते थे, और ऑटोट्रॉफिक के भी अंदर ये केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों ही हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में भी ये पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक दोनों ही हो सकते हैं। यानी ये हर तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट वेरी वेरी डाइवर्स इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देन इसके बाद यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट लाइन गिवन है वो ये गिवन है कि भले ही ये बहुत तरह के मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होंगे वो हेट्रोट्रॉफिक ही होंगे, जो कि यहाँ पे गिवन है। और इस लाइन से क्वेश्चंस भी आए हैं कुछ एग्जाम्स में, मैंने देखा था। यहाँ पे दिया हुआ है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। देन देखिए अब हम जल्दी से टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देख लेते हैं। एक सेकेंड, मैं इनको क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो आप यहाँ पे क्या गिवन है, आर्की बैक्टीरिया, जो इसका फर्स्ट टाइप गिवन है वो है आर्की बैक्टीरिया। अब हमें इसमें समझना होगा कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। यानी प्रिमिटिव से मेरा मतलब है बहुत ही पुराने बैक्टीरिया हैं, और इनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये नहीं गिवन है कि डिफरेंट है तो किस टाइप का डिफरेंट है, बस आपको ये याद रखना है कि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है और इसी वजह से ये स्पेशल है। यही कैरेक्टर है जो इन्हें दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट बनाता है और इन्हें एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्वालिटी प्रोवाइड करता है। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये काफ़ी हार्श हैबिटेट में भी सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। और जो इनमें से जो भी जैसे सॉल्टी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया है, ये वहाँ पे भी सरवाइव कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा हॉट जगह पे भी सरवाइव कर लेंगे, एसिडिक हॉट जगह पे। और ये मार्शी एरिया यानी दलदली क्षेत्र में और इन सब जगह पे भी सरवाइव कर लेते हैं। देखो हम जल्दी से इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है कि जब ये सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होंगे तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। जब ये हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होंगे तो हम इन्हें
थर्मो एसिडोफाइल्स बोलेंगे। और जब ये मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होंगे तो हम इन्हें मिथेनोजेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और गिवन है कि ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये गट में भी प्रेजेंट होते हैं। किनके गट में प्रेजेंट होंगे? कैटल्स के गट में। कैटल्स के गट में प्रेजेंट होंगे। रूमिनेंट एनिमल्स जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कैटल्स, जैसे काऊ और बफेलोस। तो ये उनके गट में भी प्रेजेंट होंगे और इनकी प्रेजेंस की ही वजह से जो काऊ डंग होता है या जो बफेलो डंग होता है उसमें मीथेन प्रेजेंट होती, मतलब बायोगैस प्रेजेंट होती है। इस वजह से जब हम, आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में गोबर गैस होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बायोगैस भी उसी को बोलते हैं। वो चीज़ यूज़ की जाती है फॉर कुकिंग पर्पस और भी कई सारे पर्पस के लिए, जो कि आगे के चैप्टर्स में गिवन है। तो ये जो बायोगैस होती है वो उस मोस्ट, मतलब उसका मेजर पोर्शन मीथेन होती है। और ये मीथेन किसकी वजह से आई? मिथेनोजेंस की वजह से आई। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल काफ़ी डिफरेंट होता है और डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ये हार्श हैबिटेट में सरवाइव कर लेते हैं। और सॉल्टी एरिया में अगर प्रेजेंट होंगे तो हेलोफाइल्स बोला जाएगा, और हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होंगे तो थर्मोहेसिडोफाइल्स बोला जाएगा। और अगर मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होंगे या फिर गट ऑफ कैटल्स में प्रेजेंट होंगे तो इनको मिथेनोजेंस बोला जाएगा। और ये चीज़ याद रखनी है कि इनकी प्रेजेंस की वजह से, मींस मिथेनोजेंस की प्रेजेंस की वजह से ही मीथेन इवॉल्व होती है बायोगैस से, और कैटल के डंग में मीथेन का प्रेजेंस इन्हीं की वजह से होता है। तो देखो, अब दूसरा टाइप है यू बैक्टीरिया। अब हम इसमें जो स्पेशल चीज़ें हैं वो ये हैं कि पहली बात तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। अब ये बहुत इजी है याद करना, यू और ट्रू दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, आप याद रख लेना कि इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। देन इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि इनका जो सेल वॉल होगा वो रिजिड होगा। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, आप आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल याद रखना कि उसमें डिफरेंट टर्म यूज़ किया गया था और इसमें टर्म यूज़ किया है रिजिड। अब देखो, जो नीट वाले हैं ना वो इसी टर्म्स के ही बेसिस पे क्वेश्चन बना देते हैं, तो ध्यान रखना आप, तो टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये रिजिड सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये गिवन है रिजिड सेल वॉल। एक सेकेंड, मेरा पेन। तो ये देखो, रिजिड सेल वॉल गिवन है। देन आप एक और चीज़ याद रखो कि अगर, जैसे यहाँ पे एक फ्लैजेला डिस्कस किया गया है और इसके बारे में पूरा बताया भी नहीं गया है यहाँ पे, तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये फ्लैजेला होता क्या है। अगर कोई भी चीज़ मोटाइल होगी, मीन्स मूव कर रही होगी, तो उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एक टर्म आता है सीलिया, सीलिया भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर कोई भी चीज़, मान लो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है और इसको मूव करना है, तो अगर इसको मूव करना है तो इसके पास एक फ्लैजेला होना चाहिए। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ये हुआ फ्लैजेला। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरी चीज़ है कि अगर इस ऑर्गेनिजम्स के पास फ्लैजेला नहीं है तो इसके पास सीलिया हो सकते हैं। ये सीलिया हो गया। अब आप सीलिया को ऐसे समझ लो कि ये भी फ्लैजेला का छोटा भाई ही है, मीन्स बस इसका भी फंक्शन वही है मूवमेंट का, बट ये फ्लैजेला से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो सकता है, सीलिया भी प्रेजेंट हो सकता है, मीन्स दोनों ही चीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं और इंडिविजुअली भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अभी आप अपने लेवल पे इतना बात समझो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या गिवन है कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजेलम, मीन्स अगर वो मोटाइल होंगे तो उनके पास फ्लैजेला होगा। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब इस साइनोबैक्टीरिया को हम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, बट ये एल्गी नहीं है, ये चीज़ आप याद रखना, ये बैक्टीरिया है और इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स से, मीन्स ये क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, अभी आप आगे पढ़ोगे। तो इसके पास क्लोरोफिल ए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी मैंने आपको अभी तक बताई, ट्रू बैक्टीरिया, रिजिड सेल वॉल, साइनोबैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और एज
जैसे हमको ये चीज़ समझ में आती है कि इसके पास क्लोरोफिल ए है, तो हमें ये ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि अगर इसके पास क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है, जिसके हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और अगर ऑटोट्रॉफिक होंगे तो फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक दोनों ही हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक होंगे तो पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल होगा। देन साइनोबैक्टीरिया के लिए कुछ और चीज़ें बताई गई हैं कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी हाँ यूनिसेलुलर तो ऑब्वियसली हो सकते हैं क्योंकि हम मोनेरा पढ़ रहे हैं और हमने शुरुआत में ये पढ़ा था कि मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होंगे। देन बताया गया है कि ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं और कॉलोनियल हो सकते हैं। अब देखो, आप ये चीज़ मत कंफ्यूज हो जाना कि यूनिसेलुलर था तो ये कॉलोनियल और फिलामेंटस कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे बस है ये यूनिसेलुलर ही, बस ये अलग अलग टर्म्स है। कॉलोनियल का मतलब है बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आकर के एक जगह पे रहने लगे, कॉलोनी टाइप्स बना लिया। और फिलामेंटस का मतलब है कि वो फिलामेंट के फॉर्म में हो गए। ठीक है, सो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे यूनिसेलुलर में अगर एग्जांपल देखा जाए तो स्पाइरुलिना आपने सुना होगा। अब मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, तो आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, बस आप समझ लो कि स्पाइरुलिना नाम की एक, जिसको हम सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं, वो यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है। एंड देन यहाँ पे कॉलोनियल है और फिलामेंटस है। तो यहाँ पे देखो, इसका दिया भी हुआ है डायग्राम, अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो नॉस्टॉक है वो फिलामेंटस है, और एक एनाबीना भी एग्जांपल आएगा, वो कॉलोनियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा वाला फिलामेंटस है और कौन सा कॉलोनियल है। तो क्योंकि उन्होंने यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि नॉस्टॉक फिलामेंटस है, तो आपको याद रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पे गिवन है कि जो, वैसे ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है तो आप नहीं भूलोगे, जो कॉलोनियल एल्गी होती हैं उसमें म्यूसिलेजिनस शीथ होती है उसके अगल बगल। जेलेटिनस शीथ बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। ये यहाँ पे जेलेटिनस ही यूज़ किया गया है टर्म, तो आप जेलेटिनस ही याद रखना, ये जेलेटिनस शीथ होती है। ठीक है, देन एक और टर्म है एल्गल ब्लूम, जो कि ये देखो ब्लूम्स, ब्लूम्स ये रही। सो देखो, होता क्या है कि आपने देखा होगा जो बहुत सारे तालाब होते हैं, कई कुंड वगैरह आप गए होगे, तालाब हो गए, वहाँ पे आपने देखा होगा कि हरी हरी कलर की काई जैसी कुछ जमी हुई होती है, वो यही होती है। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है तो वहाँ पे ये एल्गी ग्रो करने लगती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और फिर ये जो उस तालाब का जो ज़्यादातर ऑक्सीजन होता है उस वाटर में, ये उसको यूज़ करने लगती हैं, और जो हमारी वाटर बॉर्न ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए टॉक्सिक हो जाती हैं। मीन्स उनका ऑक्सीजन, वो जितना ऑक्सीजन उनको मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है और उसकी वजह से वो मर जाती हैं। सो ये याद रखना कि ये एल्गल ब्लूम भी फॉर्म करती हैं। देन यहाँ पे है कि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे भी हेट्रोसिस्ट गिवन है, ये देखो ये हेट्रोसिस्ट है। तो ये क्या होता है, ये एक नॉन ग्रीन, यानी ये ग्रीन नहीं होगा, नॉन ग्रीन सेल होगा। यानी अगर ये ग्रीन नहीं है तो इसमें पिगमेंट नहीं होंगे, तो ये एक नॉन ग्रीन सेल होता है जो कि क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। अब ये देखो नाइट्रोजन, तो देखो हम एकदम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। सो जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट सॉइल में उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मगर प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, मींस नॉस्टॉक और एनाबिना, ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में ले आकर के और NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जब ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में ले आएंगे तो वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि N2 के फॉर्म में, N2 जो है गैसियस स्टेट है,
तो N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन कहाँ पे थी, एनवायरमेंट में थी, बट सॉइल में आकर के वो NH3 में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सारा काम कौन करता है, इसी इसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। और ये सारा काम नॉस्टॉक और एनाबीना करते हैं, और इनकी ये सेल जो हेट्रोसिस्ट है वो इस चीज़ में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब देखो हम आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, तो देखो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पे हमको आता है टर्म केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि ये केमिकल्स का यूज़ करके और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या है, ATP। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी से मतलब ATP है। और ये कौन कौन से सब्सटेंस को यूज़ करके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कौन कौन से केमिकल्स को। तो यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है कि chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia। ठीक है, तो ये नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को यूज़ करके ATP प्रोड्यूस करते हैं। और इनके बारे में एक और चीज़ लिखी हुई है कि दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। देन देखो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में गिवन है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होंगे इसमें, इनके मोनेरा ग्रुप के मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक ही होंगे। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। तो कर्ड कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, लैक्टोबैसिलस। तो ये चीज़ याद रखना कि लैक्टोबैसिलस हेट्रोट्रॉफिक है। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कौन सा बनाता है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस भी क्या हुआ, वो भी हेट्रोट्रॉफिक हुआ। देन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। अब देखो ये चीज़ अलग अलग है। लेग्यूम्स में जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, लेग्यूम्स मतलब दलहन, दाल वाले पौधे, तो उसका एग्जाम्पल होता है राइजोबियम। ठीक है, तो एनाबीना और नॉस्टॉक से वो डिफरेंट है, वो एक अलग बैक्टीरिया है जो कि है राइजोबियम, और वो भी क्या है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता देना। मैं फ़र्स्ट टाइम ये डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, बट मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगी। देखो फिर इसमें क्या गिवन है कि जो बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजन भी हो सकते हैं हमारे लिए। ये जैसे कि गिवन है, सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेजेस। ठीक है, टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स। फिर देन यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज। ठीक है, आप इसे हल्के में मत लेना, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और इन फ्यूचर फिर से आएगा। ये जो लाइंस हैं, ये जो डिजीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन देखो यहाँ पे और क्या है देखते हैं। तो अब इन बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि बैक्टीरिया मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, फिजन आपने पहले पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि एक बैक्टीरिया होता है, एक से डबल हो जाता है। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये धीरे धीरे खुद से ही डिवाइड होने लगेगा और फिर पूरी तरह से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और इनके न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सबसे सिंपलर वे होता है बैक्टीरिया का रिप्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो एक तो ये उसका तरीका हो गया। दूसरा ये क्या कर सकते हैं कि ये स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि मिमिक्री कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब वो कैसे, इन ये चीज़ याद रखना कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा से स्टार्ट होगा, बैक्टीरिया में ऐसा कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करते हैं
होता ये है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और उसके लिए हेल्प करती है पिली। पिली नाम की एक इसमें पिली, पिलाई, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो। ऐसा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ये डीएनए को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें कोई भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता। देन एक और चीज़ आती है कि इसमें स्पोर फॉर्म हो सकता है। एक सेकेंड। तो इसमें स्पोर हो सकता है, और उस स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं। इसमें गिवन नहीं है, देखो पहले नीट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया करता था अभी के मुकाबले, तो उसमें एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो आप बस स्पोर याद रखना, वैसे उसको एंडोस्पोर कहा जाता है। थोड़ा और बता देती हूँ, इसमें होता क्या है कि जैसे देखो, जो बैक्टीरिया है ना, वो नॉर्मली ऐसे मज़े से जी रहा है अपनी ज़िंदगी। अब क्या हुआ, बहुत मान लो थोड़े समय के बाद हार्श हार्श कंडीशंस आ गई, उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ ना एक ऐसी वॉल बना लेगा, और ऐसी वॉल बना करके उसी के अंदर छुप जाएगा। और इसी इसी छुपे हुए बैक्टीरिया को, इस वॉल के अंदर छुपे हुए बैक्टीरिया को हम लोग एंडोस्पोर बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि है माइकोप्लाज्मा। अब ये आपको सेल चैप्टर में फिर से मिलेगा, हेलो हाय करने आएगा। तो ये क्या है कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इसको स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, और ये क्या है, एनारोबिक होता है, यानी इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। देखो, एनारोबिक तो नहीं कह सकते, मैंने एनारोबिक गलत गलत टर्म यूज़ कर लिया, बट ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है, सरवाइव कर लेगा, ऑक्सीजन के बिना भी रह लेगा। ठीक है, यहाँ पे सरवाइव वर्ड दिया है, तो ये ऑक्सीजन के बिना भी रह लेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा खाना मिले तो ठीक है, बल्ले बल्ले है, बट अगर अच्छा खाना नहीं भी मिल रहा है तो भी वो जी लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अच्छा खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, इस टाइप से नहीं। तो ये वैसा ही है कि इसको ऑक्सीजन मिला तो गुड इनफ, और अगर नहीं मिला तो भी ये जी लेगा। अब देखो, इसमें और भी दिया हुआ है कि जो, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में पहले तो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ये स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, ये इसमें सेल वॉल नहीं होगी, और तीसरी चीज़ क्या थी, ये ऑक्सीजन के बिना भी जी लेगा, और ये डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं मोस्टली, मतलब ये पैथोजेनिक होता है। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है एस्टर येलो डिजीज़। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि सनफ्लावर में होती है, मैं पता करके बताऊंगी कंफर्म, बट शायद सनफ्लावर में होती है। एस्टर येलो डिजीज़ होती है, यही कॉज करता है, आगे के चैप्टर्स में गिवन है। तो देखो, बैक्टीरिया तो मोनेरा किंगडम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए नीट के लिए, तो मैं आपको बता दूँ, आप एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी मत पढ़ो। देखो, मैं ये कहती हूँ कि एक बहुत सारी बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को कई बार पढ़ लो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इन चैप्टर्स में ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इनमें ज़्यादातर ज़रूरत होती है कि आपको ये चीज़ें याद रहें। जो थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं, जैसे व्हाट इज़ यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, फ्लैजेला, इन सब का यूज़, तो वो सब मैं आपको बताती जा रही हूँ, बाकी याद करना आपका काम है। आप अगर मुझसे कोई ट्रिक मांगोगे किसी चीज़ की तो मैं बना दूंगी। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वो सब ऐसा था कि आपको याद हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 बार आप चाहो तो लेक्चर देख सकते हो, या फिर कहीं पे एक नोट्स बना लो और उसी से बार बार पढ़ो, वो आपके लिए सही रहेगा। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।